हेलो बच्चों, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स, उसके 1 शॉट लेक्चर के साथ। तो आपके प्रॉब्लम्स को बहुत आसान बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने के लिए अलग अलग चैप्टर्स के धीरे धीरे 1 शॉट लेक्चर वी साइंस नेक्सस पर अपलोड होते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये जो बैच आप देख रहे हो प्रारंभ, ये रात में 8 बजे से चलता है, जिसमें अल्टरनेट डे मैं लाइव होता हूं 9th और 10th क्लास के बच्चे के लिए। वहां हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आप ये लेक्चर भी पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करना तो एग्जामिनेशन के लिए, पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए लाइव मेरे साथ निश्चित ही कनेक्ट हो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग 1 शॉट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय अभी बर्बाद नहीं कर सकते। तो बेटा चैप्टर है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इसमें सबसे पहली बात कि भाई मैटर किसको कहा जाता है? तो एनीथिंग विच हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर वो चीज़ जिसको मास होता है और वॉल्यूम होता है, हम उसको मैटर कहते हैं। जैसे मान लो ये टेबल है बेटा, टेबल है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस भी छेक रहा है, प्लस इसको मास भी है, तो ये मैटर होगा, ये भी मैटर होगा, ये भी मैटर होगा, पेन भी मैटर होगा, ठीक है। अब ये ट्री है, ठीक है, भले ही लिविंग है लेकिन मैटर तो है, मैटर तो है। क्यों मैटर है? क्योंकि इसको भी मास होता है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो सिंपल सी बात है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको बेटा हम लोग मैटर कहेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी बेटा मैटर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है मैटर आप समझ गए होंगे। अब मैटर के कैरेक्टर्स की तरफ निकल रहे हैं बेटा। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज से बना हुआ होता है? पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये लोगों को कैसे समझ में आया? तो उसके कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोग इस चीज को समझेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से कैसे बना हुआ है, ठीक है। द पार्टिकल्स which make up matter are so small that we cannot see them even with the high power microscope, ठीक है। दरअसल मैटर जो है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है बेटा कि उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं हो पाता है। उसके कैरेक्टर की स्टडी करके ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो अपना प्रॉपर्टी किस तरह से शो करता है, ठीक है। जैसे देखो पहला कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, कि चलो यहां हमने पार्टिकल, यहां हमने मैटर दिखा दिया, मैटर दिखा दिया, और मैटर के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ये हमने आपको दिखा दिया, ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। लेकिन इस तरह से मैटर देखने से मैटर के पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं बेटा। जनरली जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, मान लो ये ड्रॉप ऑफ वाटर है, ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो वाटर है तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, H2O के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में बेटा वाटर के 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं, 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो कि मैटर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। जब एक बूंद पानी हम लोग देखते हैं, कभी अंदाजा नहीं लगा सकते,
कि अरे उसमें 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होंगे, 10 टू द पावर 21 के अप्रॉक्स उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं समझ में आता है, अंदाजा भी बेटा नहीं लगता है उसका। ठीक है, और भी है, दूसरा कैरेक्टर देख लो। पहली बात तो मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, दूसरा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तीसरा पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और चौथा पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलो ये मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टर हो गए। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है और ये मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टर्स होते हैं। तो चलो वन बाय वन हम लोग कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं, व्हाट इज मैटर वो तो आप समझ ही रहे हो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती। ठीक है, ढेर सारे आपके दोस्त होंगे, अच्छे अच्छे दोस्त होंगे। ठीक है, तो आपके दोस्तों के बीच में जो फ्रेंडशिप है, या आपकी फ्रेंडशिप अगर आपके दोस्तों से है, तो क्या फ्रेंडशिप को मैटर माना जा सकता है? आप कहोगे नो सर, क्योंकि फ्रेंडशिप को ना मास है ना वॉल्यूम है, तो हम उसको मैटर कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? उसी तरह से बेटा लव है, अफेक्शन है, हैट्रेड है, गुड मैनर्स है, बैड मैनर्स है, थॉट्स है, आइडियाज है, मतलब इस दुनिया में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम मास कंसीडर नहीं कर सकते, सॉरी मैटर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो उसको मास होता है ना उसको वॉल्यूम होता है। अब आप ये डाटा देख लेना अच्छी तरह से, आप ये डाटा देख लेना अच्छी तरह से और डिसाइड कर लेना कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। बहुत आसान सा डाटा है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये जो है दिमाग में ना रख लो। ठीक है, कि इस पूरे दुनिया में जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें हर वो चीज जिसका हम नाम लेते हैं वो मैटर ही होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको। अब देखिए, मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप क्या करो, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ जो है क्रिस्टल्स ले लो। अब कहोगे सर पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा आप टुकड़ा ले लो, वो क्या कर सकता है? लगभग 1000 लीटर पानी के कलर को चेंज कर सकता है। सोचो जैसा उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, आप जैसे मान लो आप एक कंटेनर ले लो, बीकर वगैरह ले लो, 100 ml उसमें जो है पानी ले लो, ले लिया। अब क्या करना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टल्स डाल देने, डाल दिया आपने, ये पूरे पानी को एकदम जो है गुलाबी कर देगा, पिंक कर देगा। अब इसके बाद इसमें से सिर्फ 10 ml आप निकालो, किसी टेस्ट ट्यूब में वाटर निकाल लो, उसको अगले 100 ml वाटर में डाल दो। ठीक है, जो पहले से जो है, पहले से उसमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं था, इसको डाल दो, बस ये 10 ml उस पूरे को गुलाबी कर देगा। फिर अब इसमें से निकालो, फिर पानी में डालो, उसको भी गुलाबी कर देगा। फिर आपने अगले कंटेनर में बिल्कुल साफ पानी रखा हुआ है, फिर इसमें से 10 ml निकाला, फिर उसमें मिला दिया, फिर गुलाबी कर दिया। भले ही थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, वो अलग बात है बेटा। एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लगभग 1000 लीटर पानी के कलर को चेंज कर सकता है। अब आप समझ सकते हो कि पार्टिकल कितना छोटा होता है, पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। आप इस बात को आराम से समझ सकते हो बेटा। ठीक है, सो एनसीईआरटी ने लिखा है, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जब एक क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का है उसने इतना बड़ा काम कर दिया बेटा, इसका मतलब उसमें जो है मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल रहे होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहे होंगे, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, जो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में आता गया, क्वांटिटी में आता गया, और अगले
कंटेनर में जब जब साफ पानी में हम उसको डालते गए तो वो उसको जो है उसका कलर चेंज करता गया, है ना। इसीलिए कहते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते बेटा, ठीक है। मतलब अंदाजा आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितना छोटा हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितना छोटा हो सकता है समझ में आ गया। एक छोटे से क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ KMnO4 पार्टिकल एडजस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब पार्टिकल काफी छोटा होता है। अगर एक वाटर ड्रॉपलेट की बात करते हैं, एक पानी के बूंद की बात करते हैं, उसमें 10⁻21 पार्टिकल हो सकता है। इसका मतलब पार्टिकल बहुत छोटा होता है, पार्टिकल का साइज काफी छोटा होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। एक एक कैरेक्टर को बिल्कुल इन डिटेल बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा हूं, ताकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। जहां भी आपको स्कूल्स में परेशानी हुई होगी समझने में, वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाए, आप पेपर में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन का जवाब लिख सको, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सको। इसीलिए आपको ये लेक्चर बना के दे रहा हूं, अच्छी तरह से पढ़िएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जो पहली बात तो पार्टिकल काफी छोटा होता है, दूसरी बात उसके बीच में स्पेस होता है। बड़ा आसान है, आसान सा एक्सपेरिमेंट है, आप समझ लो। आप क्या करो कि आप एक बेटा बीकर ले लो, ठीक है। इस बीकर में आप पानी भर लो और वाटर लेवल मार्क कर लो, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, मान लो कि आपने यहां NaCl लिया हुआ है, कुछ NaCl कुछ नमक लिया हुआ है। उस नमक को आप जो है उस कंटेनर में डाल दो। ये जो बीकर हमने लिया जिसमें 100 ml वाटर हमने लिया हुआ है, हमने वाटर को मार्क भी कर दिया कि यहां तक है पानी, ठीक है। अब इसमें हमने नमक डाल दिया और ये ग्लास रॉड आता है लेबोरेटरी में बेटा, ग्लास रॉड की मदद से उसको हमने डिसॉल्व कर दिया। अब कहोगे सर वो तो खुद भी हो जाएगा, समय लगा बेटा, तेजी से डिसॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये डिसॉल्व हो जाता है, आपने वाटर लेवल भी मार्क किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। आपने वाटर लेवल भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। सॉल्ट गेटिंग डिसॉल्व, नमक इसमें डिसॉल्व हो गया। अब बेटा ये क्या बन गया, अब ये बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन आप देखोगे कि वाटर लेवल जहां था वहीं रह गया, वाटर लेवल जहां था वहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि ऊपर हो गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। तो बेटा ऐसा क्यों हो गया, अगर हम इस बात को सोचें ये नमक कहां चला गया, तो ऑब्वियसली ये वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गया। यही हुआ होगा ना, चाहे नमक मिला दो पानी में, चाहे चीनी मिला दो पानी में, जब हम उसको स्टर करते हैं तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, वो नमक या चीनी उस स्पेस में ही एडजस्ट हो गया। इसीलिए अलग से स्पेस उसको नहीं चाहिए, इसीलिए वाटर का लेवल जो है वो ऊपर नहीं आया, वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, स्पेस होता है। अगर नहीं होता तो ये नमक के पार्टिकल्स उसमें एडजस्ट नहीं होते। सही है ना बेटा। तो ये हम लोग दूसरा कैरेक्टर पढ़ रहे थे। अब तीसरा कैरेक्टर देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। आप अगरबत्ती जला लो कहीं, ठीक है, तो क्या होता है, उसके धुआं को ऐसे 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 करके हमको स्प्रेड करना होता है क्या? ऑब्वियसली अपने मन से स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि वो जिस हवा में निकल रहा है, वो जिस एयर में निकल रहा है, उस एयर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उसी के साथ ये धुआं भी जो है उसके साथ मूव कर रहा है बेटा। तो मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं बेटा, ठीक है। अब कहोगे सर सॉलिड में कहां करता है, तो सॉलिड में दिखता नहीं है, ठीक है,
इसीलिए हम लोगों को ऐसा पता नहीं चलता। अगर उसको भी जो है लेबोरेटरी में ले जा करके बहुत अच्छी तरह से हाई लेवल इक्विपमेंट के साथ उसको भी ऑब्जर्व किया जाए तो वो भी दिखेगा कि उसके भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। थोड़े से कम मोशन से मूव करेंगे, कम स्पीड से मूव करेंगे, अलग बात है, लेकिन बेटा मूव करते हैं। ठीक है। When we light an incense stick, अब इसको समझिए, अगर अगरबत्ती जलाते हैं in one corner of a room, its fragrance spreads in the whole room quickly, उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। अब अगर ये मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी को बेटा कौन सी एनर्जी कहेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी पर कहेंगे। पढ़ोगे फिजिक्स में इसको। ठीक है, कि जब किसी भी मैटर के पार्टिकल मूव करने लगते हैं, मोशन में होते हैं, तो उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब वो पार्टिकल कौन सा एनर्जी पॉसेस कर रहा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स मूव फास्ट। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो पहली बात तो ये हो गई कि पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है, कहीं इजीली दिख जाता है, कहीं नहीं दिखता है, लेकिन मूव करता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो आप वाटर ले लो, आप बेटा वाटर ले लो। ठीक है, वाटर को जैसे ही गर्म करेंगे, एरो के ऊपर जो ये ट्रायंगल का साइन हमने लिखा है, ठीक है, इसको डेल्टा साइन भी कहा जाता है, और ये हम लोगों को दिखाता है कि हम मैटर को हीट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अगर वाटर को हम हीट करें, ठीक है, तो आप देखोगे इससे क्या बनता है? वाटर वेपर बन जाता है। इससे वाटर वेपर बन जाता है बेटा। और वाटर वेपर बनने के बाद बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत तेजी से मूव करता है। मतलब पार्टिकल का स्पीड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताओ? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पार्टिकल का स्पीड भी बढ़ता जाएगा। आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मैटर के 3 कैरेक्टर को देखा बेटा, मतलब उसके पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टर को देखा। बहुत छोटा होता है, उसके बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सही बात है। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लो यहां आयरन नेल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बेटा। अगर ये लिक्विड है, यहां वाटर है, अगर ये लिक्विड है तो इसके भी पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेंगे। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है बेटा। ठीक है, आप अगर सॉलिड को देखो तो इसके पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आयरन से ऐसे करके जो हम हाथ निकालें, ऐसे करके हाथ हिलाना चाहें, नहीं हो सकता, ये हमको रोक देता है। पेंसिल से ऐसे करके हाथ हिलाना चाहें, ये हमको रोक देता है, क्योंकि इसका पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। क्यों क्लोजली पैक्ड है? क्योंकि अट्रैक्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, लेकिन लिक्विड में अगर हम अपना हाथ हिलाना चाहें, आराम से हाथ हिला सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कम अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसके कारण स्पेस बन जाता है और हम अपना हाथ इसके अंदर हिला सकते हैं। और गैस में तो बिल्कुल भी हिला सकते हैं, आराम से हिला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन क्या है कि इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके कारण गैप बहुत ज्यादा होता है। ये हमको रोकता उकता नहीं है, बहुत आराम से हम अपने हाथ को यहां मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड देखें तो सॉलिड में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है। और अगर गैस में देखें तो इसमें अट्रैक्शन जो है नेग्लिजिबल होता है, काफी कम होता है बेटा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे बेटा, आप चले आओ, अब यहां आपको मैं समझा रहा था मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टर। पहला, ये बहुत आसान, बहुत छोटा होता है,
बहुत छोटा होता है। तो बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला, गुलाबी करता गया करता गया। एक छोटा सा क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को गुलाबी कर सकता है, 1000 लीटर पानी का कलर चेंज कर सकता है। मतलब एक छोटे से क्रिस्टल में ढेर सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसको भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा, पानी में नमक मिला के देखा, वो एडजस्ट हो गया, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट देखा जला करके, ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप परफ्यूम ही लगाते हो, तो आपको अपने क्लास में दूसरे बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता कि मैंने परफ्यूम लगाया है, वो खुद ही पता कर लेता है उस चीज को। ठीक है, क्योंकि हवा के साथ वो पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव कर जाता है, सब तक पहुंच जाता है। और इसी पर आगे बात करेंगे बेटा, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, कहीं अट्रैक्शन कम लगता है, कहीं अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, लेकिन अट्रैक्शन तो होता है। तो सारा कैरेक्टर बेटा हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए, अब अगला टॉपिक लेते हैं, डिफ्यूजन। भाई डिफ्यूजन कहा किसको जाता है? तो ये है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या है बेटा? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने अगरबत्ती जलाया, हवा के पार्टिकल्स में अगरबत्ती का फ्रैग्रेंस इंटरमिक्स कर गया, सबको पता चल गया कि अरे बहुत अच्छी खुशबू है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अगरबत्ती है। ठीक है, या आप परफ्यूम लगा के क्लास में चले गए, सबको पता चल गया कि अरे ये बच्चा तो परफ्यूम लगा के आया। बात समझ रहे? तो कहने का सेंस ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरमिक्स कर सकता है, इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। अब चलिए पूरा डेफिनेशन ले लेते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप इंटरमिक्स हो गया डिफरेंट टाइप का पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के मैटर का पार्टिकल्स, तो बेटा ये इंटरमिक्सिंग ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे देखो, मान लो, फिर से वही एक्सपेरिमेंट आपको याद दिलाता हूं, मान लो हमने इसमें पानी भर लिया और यहां बेटा हमने एक क्रिस्टल डाल दिया KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब क्या हो रहा है? हम इसको स्टर वगैरह नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी देख रहे हैं धीरे 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 ये पूरे के पूरे, ये देख रहे हो ना, KMnO4 पार्टिकल धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब वाटर के पार्टिकल में ये इंटरमिक्स करता जा रहा है, ये इंटरमिक्स करता जा रहा है, धीरे धीरे पूरे पानी के कलर को चेंज कर देगा। ठीक है, तो बेटा ये फेनोमेना क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पर गर्म खाना रखा हुआ है, गर्म खाना रखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चे को यह बात पता चल गई कि अरे यहां पर हमको तो भूख लगी हुई है और यहां गर्म खाना रखा हुआ है, माँ ने रख दिया है यहां मेरे लिए, बस ये दौड़ता हुआ आ गया। और क्यों दौड़ता आ गया? इसको क्यों पता चल गया? क्योंकि अगर ये गर्म खाना है, अगर ये गर्म खाना है, गर्म खाना है, ठीक है, तो क्या होगा? इसके स्मेल जो है, इसकी स्मेल जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होगी हवा में, बहुत तेजी से स्प्रेड होगी हवा में, और हवा के थ्रू ये इसके नाक तक भी पहुंच जाएगा। और जब ये नाक तक पहुंच जाएगा तो ये खाने तक पहुंच जाएगा। ठीक है, स्मेल नाक तक पहुंचा, बच्चा खाने तक पहुंचा, टूट पड़ा उस पे, भरपेट खा लेगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? तो इसको आप कौन सा एग्जाम्पल मानोगे? किस चीज का एग्जाम्पल मानोगे बेटा? डिफ्यूजन का। क्योंकि खाने के स्मेल का जो पार्टिकल है वो हवा में इंटरमिक्स कर गया बेटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिफ्यूजन हो गया, नो डाउट। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड। एरोमा मतलब स्मेल बेटा। एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। ठीक है, रीचेस एंड इवन फार्दर अवे। और अगर खाना गर्म है तब तो दूर तक पहुंचता है ये स्मेल। The smell of hot cooked food reaches us in seconds। बहुत दूर तक पहुंचता है और बहुत तेजी से पहुंचता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल का स्पीड भी बढ़ेगा, उसका डिफ्यूजन का रेट हाई हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग का रेट हाई हो जाएगा, और इस कारण से स्मेल, अरोमा बहुत तेजी से हम तक पहुंचेगी। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, अब इसको सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन से आप कंपेयर करो।
ठीक है। तो बेटा गैस के पार्टिकल्स तो बहुत तेजी से इंटरमिक्स होते हैं ना, तो डिफ्यूजन का रेट उसमें बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड थोड़ा सा स्लो रेट दिखाएगा और सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत स्लो रेट दिखाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जल्दी इंटरमिक्स नहीं होते हैं। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। मैंने आपको बताया है अभी कि अगर गैस में आप डिफ्यूजन का रेट देखें तो बेटा हाईएस्ट होता है, ठीक है। लिक्विड में देखें तो थोड़ा सा कम होता है भाई, मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। लेकिन सॉलिड में अगर हम देखें तो इसका रेट लोएस्ट होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत कम रेट पर डिफ्यूजन होता है, जल्दी इंटरमिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन बेटा गैस में होता है, और वो भी कहीं आपने गर्म कर दिया, गर्म खाना वगैरह है, ठीक है, तब तो और बहुत तेजी से फैल जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बस मामला ये है बेटा, पार्टिकल इंटरमिक्स करता है। गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, जल्दी इंटरमिक्स करेगा। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से कम फ्री मूव करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा इंटरमिक्स करने में। और सॉलिड के पार्टिकल का मूवमेंट काफी कम होता है, नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, इसीलिए उसको इंटरमिक्स करने में काफी समय लगेगा। तो डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा किस में हो गया? गैस में हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी, बस सेम बात है जो मैंने आपको समझाया। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ठीक है। डिफ्यूजन ऑकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, जो मैं आपको अभी समझा रहा था बस वही बात है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो पार्टिकल इंटरमिक्स भी जल्दी करेगा। एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी कि गैस में भी डिफ्यूजन होगा, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा, लेकिन इसके पार्टिकल फ्री नहीं है, देर से डिफ्यूजन होगा। इसके पार्टिकल थोड़े से फ्री हैं, थोड़ा सा तेजी से डिफ्यूजन होगा। इसके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, इसीलिए आराम से इंटरमिक्स होगा, आराम से डिफ्यूज करेगा। और कहीं आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तब तो बहुत तेजी से डिफ्यूज करेगा। अब चलिए बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टी चूंकि पेपर में आते हैं बेटा, ठीक है, कि सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ले लिया है, तीनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं हम लोग, अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं। देखिएगा बेटा, अगर सॉलिड की बात करें तो इसका शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता जी, नो फिक्स शेप, क्योंकि जिस बर्तन में डालो उसी शेप का हो जाएगा। और गैस का तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, बाकी दोनों का नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, गैस का फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। गैस का कोई जो ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है बेटा। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, चूंकि पार्टिकल बहुत क्लोज होगा। गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी? मॉडरेट हो जाएगी, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर हम और भी प्रॉपर्टी देखें, रिजिडिटी देखते हैं, तो सॉलिड जो है वो बेटा रिजिड होता है, रिजिड होता है। अब कहोगे सर ये रिजिड क्या होता है? देखो बेटा, मैटर को फ्लूइडिटी के बेसिस पर दो स्टेट में बांट सकते हैं, एक रिजिड एक फ्लूइड। मैटर का वो स्टेट जो मूव नहीं कर सकता वो रिजिड होगा, और जो मूव कर सकता है वो फ्लूइड होगा। फ्लूइड में लिक्विड भी आता है, फ्लूइड में गैस भी आता है बेटा, चूंकि फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो अगर रिजिडिटी आप देख रहे हो तो सॉलिड जो है वो रिजिड हो गया,
लिक्विड को क्या कहेंगे बेटा? लिक्विड फ्लूइड हो जाएगा। गैस भी फ्लो कर सकता है तो फ्लूइड हो जाएगा, नो डाउट। कंप्रेसिबिलिटी, अगर कंप्रेस करना चाहें, दबाना चाहें, तो सॉलिड आपका लिस्ट कंप्रेसिबल होगा, बहुत कम कंप्रेस कर पाएंगे इसको। अब आप कहिएगा कि सर स्पॉन्ज भी तो सॉलिड है, हम उसको क्यों कंप्रेस कर पाते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, स्पॉन्ज परफोरेटेड होता है, ढेर सारे छेद होते हैं उसमें जिसमें हवा भर जाती है, इसीलिए आप उसको दबाते हो तो हवा निकल जाती है, आप उसको कंप्रेस कर पाते हो, दबा पाते हो। ठीक है, लिक्विड ये भी बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो आप इसको लिख सकते हैं मॉडरेट, लिख सकते हैं हल्का सा, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर गैस की कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैस को तो कंप्रेस किया ही जा सकता है, गैस को कंप्रेस करके अलग अलग सिलेंडर्स में बेटा भरा जाता है। जैसे एलपीजी आपके घर में आती है, ठीक है, या सीएनजी को आप देख लो, ठीक है, कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जा सकता है। ऑक्सीजन देख लो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में सप्लाई होता है ना ऑक्सीजन, तो कंप्रेस करके उसको भी सिलेंडर में भरा जाता है बेटा। और अब पढ़ोगे इसी चैप्टर में कंप्रेस के बारे में भी, ये प्रॉपर्टी जो कंप्रेसिबिलिटी है उसके बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। कोहेसिव फोर्स, वही पार्टिकल्स एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। पार्टिकल्स सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिक्विड में कम अट्रैक्ट करता है, और गैस में तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता, बहुत ही कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जिस फोर्स से मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सॉलिड, ये लिक्विड, वहां गैस, ठीक है। या चलो यहीं बना देता हूं, यहीं बना देता हूं, ठीक है, ये सॉलिड, ये लिक्विड और वो गैस, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बेटा हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब तुम ही बता दो, कोहेसिव फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में मॉडरेट हो जाएगा बेटा, और गैस में कोहेसिव फोर्स बताइए, गैस में कोहेसिव फोर्स बताइए। आप कहोगे सर बहुत कम, लोएस्ट, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल, ठीक है। और अगला है वॉइड। वॉइड मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है। तो सबसे ज्यादा देखना किस में है? सबसे ज्यादा देखना बेटा किस में है? गैस में है, ठीक है। लिक्विड में फिर आप मॉडरेट ले लो, ठीक है। और गैप की बात कर रहे हैं, वॉइड की बात कर रहे हैं। सॉलिड में, सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसके गैप को लोएस्ट लिखेंगे। तो इस तरह से बेटा कोई भी तीन प्रॉपर्टी, आप शेप ले लो, वॉल्यूम ले लो, डेंसिटी ले लो। आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप तीन डिफरेंस लिखो, ठीक है। तो कोई भी तीन प्रॉपर्टी ले लो, या तो यहां से तीन प्रॉपर्टी उठा लो या यहां से तीन प्रॉपर्टी उठा लो, कोई भी तीन प्रॉपर्टी उठा लो, उसको कंपेयर कर दो, आपको आराम से पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको कर सकते हो, कहीं परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। अब चलो बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। स्पेस की फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अब अगर सॉलिड में आप देख रहे हो तो सॉलिड में पार्टिकल्स आप देख लो बेटा, सॉलिड में आप पार्टिकल्स देख लो, काफी क्लोज है। रुको कलर चेंज कर देता हूं। सॉलिड में आप पार्टिकल्स देख लो, काफी क्लोज है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, काफी क्लोज है, बहुत कम स्पेस है इसमें, ठीक है। लिक्विड में देख लेना, थोड़ा थोड़ा सा अलग है पार्टिकल, थोड़ा थोड़ा सा अलग है पार्टिकल, तो स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया। और गैस के पार्टिकल्स जो है उसके बीच में तो स्पेस काफी ज्यादा होते हैं, इसी पार्टिकल के बीच के स्पेस को हम लोग अभी बेटा वॉइड कह रहे थे। पार्टिकल्स के बीच में ये जो गैप है ना, इसी को हम लोग अभी वॉइड कह रहे थे, वॉइड पर बात कर रहे थे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आते हैं। अभी जो हमने बात की थी कि गैस सिलेंडर जो होता है, मान लो ये एलपीजी का सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर है, ठीक है। तो आप इसमें गैस कंप्रेस करके रखते हो ना बेटा, इसमें गैस भर के रखते हो ना आप। तो अब यहां जो मामला है, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, स्वाभाविक है,
पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेगा गैस में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत फ्री है भाई, बहुत फ्री है, आराम से मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है मूव करने में उसको। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्या होता है कि इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से भी टकराता है बेटा, और कंटेनर के वॉल से भी टकराता है। इसका बार बार कॉलिशन होता रहता है, बार बार कॉलिशन होता रहता है, या कॉलिजन भी पढ़ सकते हो। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। और ये गैसियस पार्टिकल्स जो खुद से भी टकरा रहा है, रैंडम मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, खुद से भी टकरा रहा है और कंटेनर के वॉल से भी टकरा रहा है, इसीलिए ये कंटेनर के वॉल पर प्रेशर जनरेट कर देता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आ जाते हैं कि अगर गैस को हमने किसी कंटेनर में रखा, गैस को हमने किसी कंटेनर में रखा तो वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर पाता है? क्लियर हो गया? क्योंकि खुद से भी टकराता है, रैंडम मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, खुद से भी टकराता है और कंटेनर के वॉल से भी बराबर कोलाइड करता रहता है, इसीलिए वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है बेटा हम लोगों का टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर होता क्या है, तो अगर मान लो हमने लिख दिया 70 डिग्री सेल्सियस तो ये भी सही है, और अगर हमने लिख दिया -10 डिग्री सेल्सियस तो ये भी सही है। मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस दोनों टेम्परेचर कहलाता है बेटा। ठीक है, इट कैन बी यूजुअली मेजर्ड इन 3 स्केल्स। इसको 3 स्केल में मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, 3 स्केल में इसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल्सियस में कैसे मेजरमेंट होगा? मान लो ये सेल्सियस है, ये फारेनहाइट है और ये केल्विन है। तीनों में देख लो कैसे मैच, चूंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बढ़िया से समझ लो। ठीक है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, अब देख लो बेटा, लोएस्ट पॉइंट जो तीनों स्केल में लिया गया वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया, और हाईएस्ट पॉइंट जो लिया गया वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया। ठीक है, तो सेल्सियस में कहां से कहां तक लिया गया? सेल्सियस में 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सेल्सियस तक लिया गया। ठीक है, फारेनहाइट में इसी को 32 डिग्री एफ से 212 डिग्री एफ तक लिया गया, और केल्विन में 273 से 273 के से 373 के तक लिया गया। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहने का सेंस ये है कि लोएस्ट पॉइंट जो सबने माना, अप्रॉक्सीमेटली वो टेम्परेचर जहां से वाटर फ्रीज होती है, और हाईएस्ट पॉइंट जो सबने माना, हाईएस्ट पॉइंट जो सबने माना, सारे स्केल्स ने माना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को माना, जहां से वाटर बॉयल होना शुरू होती है। तो अगर सेल्सियस की देखें तो सेल्सियस ने 0 to 100 माना, फारेनहाइट ने 32 to 212 माना, और केल्विन ने 273 to 373 माना। ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से, ठीक है, मेजरमेंट के लोएस्ट स्केल को डिसाइड किया, हाईएस्ट स्केल को डिसाइड किया, और ये तीनों साइंटिस्ट थे बेटा, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। आप ये मत समझना कि किसी ने नाम रख दिया, तीनों साइंटिस्ट थे, तीनों ने अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब कहोगे सर फिर इसका प्रॉब्लम हम कैसे बनाएंगे? फिर परेशानी होगी प्रॉब्लम बनाने में, क्योंकि सबने अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन तो कर दिया और लोड हमारे माथे पर छोड़ दिया कि हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम जो है प्रॉब्लम बनाओ। तो ऐसा नहीं है बेटा, परेशान नहीं होने दूंगा। मैं बताता हूं आपको कि इसका प्रॉब्लम बनाएंगे कैसे। ठीक है, पहले आपको टेम्परेचर हमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया,
अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एनसीईआरटी ने दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में आप इसको कन्वर्ट करो। 300 केल्विन है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, डिग्री सी और डिग्री एफ का रिलेशन क्या है? रिलेशन नंबर 1 फॉर्मूला याद कर लेना, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5। अगर f और c का रिलेशन निकालना हो, f दिया हुआ है, c में निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, या c दिया है, f में कन्वर्ट करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। दूसरे नंबर में आओ, अगर डिग्री f और केल्विन दिया हुआ है तो f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। इससे फ़ारेनहाइट और केल्विन कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक स्पेशल सेशन लेता हूं मैं, जहां हम लोग एनसीईआरटी के मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सिर्फ एनसीईआरटी ने बेटा, एग्जाम्पलर, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, पता नहीं इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग लाइव सॉल्व करते हैं बेटा। एक एक बच्चे का प्रॉब्लम सुन करके उसका सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। तो रात में 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्यूशन का लाइव सेशन चलता है, और उसी बैच का नाम है प्रारंभ। तो आप भी अगर चाहो, आपको भी और इन डिटेल्ड जो है किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, तो सर्टेनली आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री बैच है बेटा, कहीं कोई फीस नहीं है। और तीसरा, अगर मान लीजिए हम लोग के एंड सेल्सियस की बात करें, ध्यान रखना बेटा, सेल्सियस में डिग्री सी यूज होता है, फ़ारेनहाइट में डिग्री एफ यूज होता है, केल्विन में आप कभी भी डिग्री यूज मत करना, केल्विन में सिर्फ के लिखा जाता है, इसमें डिग्री यूज नहीं होता। तो के और डिग्री सी की अगर बात करें तो के इज इक्वल टू 273 प्लस सी हो जाएगा, 273 प्लस डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है जो आपके किसी भी टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। अब यहां जैसे देखो, एक प्रॉब्लम है 300 केल्विन और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बेटा केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, के टू सी करना है, के टू डिग्री सी करना है। सिंपल सी बात है, के और सी वाला रिलेशन ले लेंगे हम। अगर यहीं सी और एफ रहता तो सी और एफ वाला ले लेते, एफ और के रहता तो एफ और के वाला ले लेते, ठीक है। यहां के और सी है तो हम इस पर काम करते हैं बेटा। देखिए, गिवन में हमको दे दिया है, गिवन में हमको दे दिया है के इज इक्वल टू 300 केल्विन, पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं के इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। के का वैल्यू है 300, रख दिया, 273 प्लस सी का वैल्यू है, अच्छा सी तो निकालना ही है, डिग्री सेल्सियस तो निकालना ही है, ठीक है। तो अब कहोगे सर हर जगह डिग्री डिग्री लिखना होगा क्या? कोई जरूरत नहीं है बेटा, नहीं लिखेंगे। वैल्यू जब भी लिखेंगे, फॉर्मूला में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, या फॉर्मूला में भी आप ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन बाद में जब आप आंसर की तरफ मूव कर रहे हो तो वहां आपके लिए लिखना जरूरी होगा, ठीक है। तो बेटा 273 हम लोग इस साइड ले आते हैं, 273 हम लोग इस साइड ले आते हैं, 273 हम लोग इस साइड ले आते हैं। 300 माइनस 273 इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा? 27 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब यहां लिख देते हैं सी इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस बेटा ये हो गया कि जिस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट केल्विन है तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लो, बार बार बता रहा हूं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लो, और अगर केल्विन सेल्सियस है तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लो, आपके प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। सेम टाइप का प्रॉब्लम ये भी है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना बेटा। अब इसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है, कि मैटर अपना स्टेट चेंज कैसे करता है, ठीक है। मैटर अपना स्टेट चेंज कैसे करता है, इस पर बात करते हैं।
तो हम लोग अगर मैटर के स्टेट को चेंज करना चाहें तो दो काम कर सकते हैं। पहला इजी है, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कर दो, ठीक है। बर्फ है, आइस है, गर्म कर दो, वाटर बन जाएगा। वाटर है, गर्म कर दो, वाटर वेपर बन जाएगा। टेम्परेचर चेंज कर लो। तो टेम्परेचर चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर चेंज करके भी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग टेम्परेचर पर बात करते हैं बेटा, ठीक है। अगर किसी सॉलिड को आप गर्म करो, किसी सॉलिड को आपने गर्म किया, तो सॉलिड बेटा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड है, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड को और गर्म करो, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, ठीक है। अब प्रोसेस क्या कहलाएगा? इवेपोरेटिंग ना बेटा, इवेपोरेटिंग मत लिखो। प्रोसेस क्या कहलाएगा? बॉइलिंग, बॉइलिंग। चूंकि इवेपोरेशन के बारे में आपको अलग से बताता हूं, इवेपोरेशन वेपराइजेशन आपको अलग से बताता हूं। प्रोसेस क्या कहलाएगा? बॉइलिंग, क्योंकि लिक्विड को गर्म करेंगे, बॉयल होगा, बॉयल होके वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब अगर गैस को, अब रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ, गैस को ठंडा करो आप, गैस को ठंडा करो आप, कूल कर दो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को फिर से कूल करो, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने अगर गैस को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट किया तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा, आप कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है। और लिक्विड को अगर और भी ज्यादा ठंडा करो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस बेटा फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब गर्म भी करेंगे तो भी स्टेट बदलता जाएगा, ठंडा भी करेंगे तो भी स्टेट बदलता जाएगा। मतलब अगर कंडीशनली देखा जाए तो टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद के स्लाइड में चलते हैं, है ना। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। और हम लोग बात कर रहे हैं लगातार इस टॉपिक पर कि मैटर के स्टेट को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, या तो टेम्परेचर का यूज करके चेंज कर सकते हैं या प्रेशर का यूज करके चेंज कर सकते हैं। तो अभी लगातार कंसिस्टेंटली हम लोग टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं बेटा। देखिएगा, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि सॉलिड को गर्म करेंगे तो भाई लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस बनेगा। फिर रिवर्स प्रोसेस में आ जाइए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर घटाने से भी चेंज होता है। गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे बेटा सॉलिड बनेगा, ठीक है। अब इसको ट्रायंगल के थ्रू एक बार स्टडी करके देखते हैं बेटा। अब कहोगे ट्रायंगल के थ्रू क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में बेटा 3 वर्टेक्स होते हैं, पता ही आपको, 1 2 3। और स्टेट ऑफ मैटर जिस पर हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वो भी 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां मान लो सॉलिड रख लेते हैं, यहां लिक्विड रख लेते हैं, यहां गैस रख लेते हैं, और ये पजल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर किसी लिक्विड को आपको गैस में बदलना है, बोलिए क्या कीजिएगा? अब कहोगे सर बॉइलिंग कर देंगे, गर्म कर देंगे। सर गर्म कर देंगे, हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज ही देख लेते। अब गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तब क्या करोगे? अब कहोगे सर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल है बेटा। गैस को अगर हम ठंडा करें, गैस को अगर ठंडा करें तो गैस भी हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। और ये सब्लिमेशन नहीं बेटा, डी सब्लिमेशन कहलाता है। देखो, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं दुनिया में जिनको गर्म किया जाता है तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फेनोमेना बेटा सब्लिमेशन कहलाती है। आप कहोगे ऐसा भी है क्या सर? बिल्कुल है बेटा। अमोनियम क्लोराइड ले लो, आयोडीन ले लो, कहोगे सर नहीं मिलता है हमारे घर में। कैम्फर ले लो ना, कपूर तो मिलता है, आप उसको तवे पर गर्म करके देखो, सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है, या और ले लो ड्राई आइस ले लो। अब कहोगे सर ये ड्राई आइस क्या है? आइस जो है वो ड्राई कैसे होता है? वो तो भीगा भीगा सा होता है बेटा, वो तो भीगा भीगा सा होता है सर, ठीक है। तो बेटा सॉलिड CO2 ले लो। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 होता है बेटा, ठीक है।
तो इसको भी गर्म करोगे तो ये भी सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी गैस हैं, इन सारे मैटर्स के जो गैस हैं, इनको अगर ठंडा किया जाए, टेम्परेचर डाउन किया जाए, तो ये सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहलाता है, इसको या तो डी सब्लिमेशन कहते हैं बेटा, या डिपोजिशन कहते हैं। अब समझ में आ रही है बात? चलो, तो लिक्विड से हमने गैस बना लिया, गैस से हमने सॉलिड बना लिया, ठीक है। अब सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, क्या करोगे? सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, क्या करोगे? कहोगे सर गर्म करेंगे। बिल्कुल सही, गर्म करोगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फेनोमेना बेटा फ्यूजन कहलाती है, या फ्यूजन के जगह हम लोग इसको मेल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चलो क्लॉकवाइज हम घूम रहे थे, क्लॉकवाइज तो पजल सॉल्व कर लिया। अब पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। अब चलो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में बदलना है। बोलो पहले करोगे क्या? तो ठंडा करेंगे, और इसको सॉलिडिफिकेशन कह लो, या इसी फेनोमेना को आप फ्रीजिंग भी कहते हो। लिक्विड को जब ठंडा करते हैं सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो बेटा फ्रीजिंग कहलाता है। देख रहे हो ना, टेम्परेचर बस बदलना है, टेम्परेचर चेंज करेंगे स्टेट चेंज होता है, मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, ठीक है। अब देखो, सॉलिड से बेटा गैस में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली आप हीट करोगे, डेल्टा साइन लगा दो, और प्रोसेस को बेटा सब्लिमेशन कहते हैं, मैंने समझा ही दिया है। एंड द लास्ट वन, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने समझाया आपको, गैस को ठंडा कर दो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ ये बेटा कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज होता है, और उसी को मैं आपको इन डिटेल समझा रहा था, अलग अलग तरीके से समझा रहा था। और ये आप देख लो, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, जिसको डिपोजिशन भी कहते हैं। तो ये सारा का सारा डेफिनेशन भी है, आपको अगर कभी जरूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो टेम्परेचर की तो बात हो गई बेटा। अब बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? ये देखो, इसमें हमने एक गैस लिया हुआ है, पार्टिकल काफी दूर है, ठीक है। एक सिलेंडर हमने लिया है, सिलेंडर में कोई गैस ले लिया, और यहां हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, ताकि इस पर प्रेशर अप्लाई किया जा सके। तो जब इसको दबाएंगे बेटा, प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि प्रेशर से स्टेट चेंज देख रहे हैं। प्रेशर लगाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो क्लोज होते चले जाएंगे, ठीक है, और दबाएंगे और क्लोज होते चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं बेटा कंप्रेस करना। वैसे कंप्रेस करना जो है, कंप्रेस करना इसका मतलब क्या होता है क्लियरली बताता हूं, इंक्रीजिंग प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ा दो एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर घटा दो, ठीक है। तो आप जो कहते हो ना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो उसमें यही होता है, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, पार्टिकल क्लोज होता चला जाता है, और टेम्परेचर भी घटा दिया जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, आराम से गैस जो है उसके पार्टिकल नजदीक आते चले जाते हैं, नजदीक आते चले जाते हैं, और नजदीक आते चले जाते हैं, और गैस बेटा तुम्हारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड, ठीक है। मान लो तुम कहोगे सर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर अभी यूज नहीं करेंगे। क्या सिर्फ प्रेशर का यूज करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेशर का यूज करेंगे गैस पर, पार्टिकल क्लोज होगा, और क्लोज होगा, और क्लोज होगा, धीरे धीरे पार्टिकल बहुत क्लोज हो जाएगा, और पार्टिकल बेटा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर उसमें टेम्परेचर भी कम करते चले जाओ तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर का भी चेंज करके कुछ हद तक कुछ मैटर्स के स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। By applying pressure, particles of matter can be brought closer together, ठीक है। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, ड्राई आइस, जिसको गर्म करते हैं तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप अंडर हाई प्रेशर ही क्यों रखोगे? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर on solid carbon dioxide it gets converted directly into carbon dioxide gas। प्रेशर घटाओगे, इसका जो ये खूबसूरत सा सॉलिड फॉर्म दिख रहा है तुमको, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सारे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। रीजन, एग्जाम्पल के लिए, when a slab of solid carbon dioxide is kept exposed to air, इसको मान लो तुम बाहर निकालते हो, then the pressure on it reduced, इस पर जितना प्रेशर लेके इसको कंप्रेस किया गया था वो प्रेशर जो है वो घट जाएगा, और बाहर लाओगे तो बेटा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन में चला जाएगा। समझ रहे हो ना? प्रेशर जैसे ही घटाएंगे, प्रेशर जैसे ही घटाएंगे, प्रेशर घटा दिया, बाहर निकाला मान लो, ठीक है, तो प्रेशर घट गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, सीधा सब्लिमेशन में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए ये जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को, ड्राई आइस को अंडर हाई प्रेशर रखा जाए। बात समझ रहे हो? क्योंकि प्रेशर रिलीज करोगे ये सब्लिमेशन में जाएगा, प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सब्लिमेशन में चला जाएगा, फिर सॉलिड नहीं रहेगा, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, लेटेंट हीट, ठीक है। मैटर के स्टेट चेंज की बात हो गई, हम कैसे कर सकते हैं? या तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, घटा देंगे, या फिर प्रेशर बढ़ा देंगे, घटा देंगे, या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का कंबाइंड यूज करके मैटर के स्टेट को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या है, इस बात को समझो, ठीक है। देखो बेटा, लेटेंट हीट मतलब होता है हिडन हीट, लेटेंट हीट मतलब होता है हिडन हीट। अब ये क्या है? मान लो एक मैटर है एक्स और ये सॉलिड स्टेट में है, इस मैटर एक्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में जितना टेम्परेचर जरूरी होगा, जितना हीट जरूरी होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट जरूरी होगा, वो बेटा लेटेंट हीट कहलाता है। कहोगे सर नहीं समझ में आया, बढ़िया बात है, फिर से समझाता हूं, अच्छी तरह समझो। मान लो ये एक सॉलिड है एक्स, इसको हमने हीट करना शुरू किया, वाटर ही है, मान लो वाटर ही है, डायग्राम से ही एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर ही है, इसको हमने हीट करना शुरू किया। अभी जो ये वाटर है, मान लो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है, समझ में ही नहीं आया, पढ़ाई तो हो गई स्कूल में, ठीक है, कोचिंग्स में भी टीचर ने पढ़ा दिया, मेरे तो समझ में आया ही नहीं कि लेटेंट हीट क्या था। तो मैं समझाता हूं बेटा, बढ़िया से समझ लो। मान लो वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, हमने बर्नर से इसको हीट करना शुरू किया और वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया कितना डिग्री सेल्सियस तक? 100 डिग्री तक। मतलब अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेंड हो गया, आपके थर्मामीटर में अब ये 100 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। अब क्या होगा बेटा, बताना? वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, सिंपल सी बात है, यही होगा। तो अब अगर हीट भी करेंगे ना बेटा इसको, अब तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन हो गया, अब अगर हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, टी कांस्टेंट रह जाएगा। अब ये अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा नहीं। अब क्या होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह जाएगा, अब ये जो आपने पानी लिया हुआ है ना, सारा का सारा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, टेम्परेचर उतना ही रह जाएगा। तो जब तक इसका टेम्परेचर बढ़ा वो लेटेंट हीट नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने वाले हीट को लेटेंट हीट नहीं कहते हैं बेटा। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी यूज होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टेट बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो
एक्स एक सॉलिड है। अब यहां वाटर का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। एक्स एक सॉलिड है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट तुमको दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट तुमको दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा तुम इसको हीट करो, इसका टेम्परेचर 50 पर आ गया, बढ़िया बात है। मतलब अब इसका मेल्टिंग पॉइंट इसको ऑब्टेंड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्टेंड हो गया। तो ये यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये लेटेंट हीट नहीं है बेटा। अब इसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, अब जब हम इसको हीट करेंगे, इसके बाद एक्स को टेम्परेचर अब 50 डिग्री से मिल गया है। अब जब हम हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर 50 का 50 ही कंटिन्यू करेगा जब तक ये पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो मैटर के टेम्परेचर को बिना इफेक्टेड किए हुए उसके स्टेट को बदल देता है, ये हीट लेटेंट हीट कहलाता है। चलो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो, मान लो एक सॉलिड है, हमने उसको गर्म किया, यहां टेम्परेचर रख लेते हैं, यहां टाइम रख लेते हैं। हमने इसको गर्म किया, पहले टेम्परेचर बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया कुछ देर के लिए, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया कुछ देर के लिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। ये मान लो 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, ठीक है। तो कोई सॉलिड अगर, सॉरी बेटा, कोई सॉलिड अगर गर्म हो रहा है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट मिला तो अब वहां उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वहां स्टेट बदलेगा, वहां स्टेट बदलेगा। तो ये हो गया लेटेंट हीट। अब मान लो यहां पर जो है, यहां पर वो सॉलिड था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को गर्म किए, फिर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। अब यहां मिल गया लिक्विड को उसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अब यहां लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये भी लेटेंट हीट है और ये भी लेटेंट हीट है। समझ में आ रही है बात? जब मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा तब कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और जब बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा तब कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट मिला, अभी तुरंत मैंने बताया तुमको, जब मेल्टिंग पॉइंट मिला तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, स्टेट बदलना शुरू हो गया। तो या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट बदलेगा, ठीक है। तो जहां भी स्टेट बदल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो एरिया बेटा लेटेंट हीट का होता है। अब बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां चूंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे बेटा। और यहां लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। दो तरह के लेटेंट हीट होते हैं। मामला समझ में आ गया बढ़िया से? फिर से देखना, टेम्परेचर बढ़ा, फिर कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। क्यों भाई? क्योंकि यहां सॉलिड जो है वो क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर भी हम गर्म करते रह गए, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि अब सारा का सारा लिक्विड बेटा किस चीज में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहां चूंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, और यहां लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। अब मामला समझ में आया? अब मामला समझ में आया? अगर Y एक सॉलिड है, मैं इसको गर्म कर रहा हूं, ठीक है। Y पहले क्या करेगा? पहले गर्म होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होगा। अगर ये सॉलिड है तो पिघलेगा ही ना, मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होगा। तो ये हीट जो इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री तक लेके गया, ये हीट लेटेंट हीट नहीं है, ठीक है।
अब जब मेल्टिंग पॉइंट मिल गया y को, अब अगर हम और हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर, ये y यहां सॉलिड स्टेट है, इसका टेम्परेचर भी 75 रहेगा, और y जब तक लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 75 का 75 ही रहेगा। तो इस हीट को बेटा लेटेंट हीट कहेंगे, जो बिना टेम्परेचर को बढ़ाए घटाए मैटर के स्टेट को बदल देता है, वो हीट बेटा लेटेंट हीट कहलाता है। अब बात समझ में आई? अब मामला समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड, unit mass of a solid into liquid without raising its temperature, लिखा हुआ है ना। यूनिट मास जो सॉलिड का है उसको, यूनिट मास मतलब 1 kg मास, यूनिट मास ऑफ सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करो विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, याद कर लेना। और लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, वही द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब ओवरऑल बात ये हो गई बेटा कि टेम्परेचर का बढ़ना 2 बार रुकता है, टेम्परेचर टाइम। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, रुक जाएगा, सॉलिड यहां लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है ना, और फिर हीट करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, फिर कुछ देर रुकेगा क्योंकि लिक्विड यहां गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला नंबर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये हो गया दूसरा नंबर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे यहां फंसते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा रुक करके मैंने आपको समझा दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है वो लेटेंट हीट नहीं होता है, जब स्टेट चेंज हो रहा होता है वो लेटेंट हीट होता है, सही है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज द लेटेंट हीट। अब चलते हैं बेटा इवेपोरेशन में, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। देखो बेटा, कोई भी लिक्विड आप उसको हीट करो, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कोई लिक्विड आप उसको हीट करो, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। आप कहोगे सर ये तो दोनों एक ही बात हो गई, ये कौन सी नई बात आपने बता दी। देखो बेटा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई लिक्विड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे नदी का पानी भाप बन के उड़ रहा है, वेपर बन के उड़ रहा है, तो अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा इसको इवेपोरेशन कहते हैं। और आपकी मां जब चाय उबालती हैं तब जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो एट बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट होता है, और बेटा ये वेपराइजेशन कहलाता है। क्लियर? तो अब हम लोग यहां इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कपड़े को हमने फैला दिया धूप में, बॉयल तो नहीं कर रहे ना उसको, कपड़े को हमने धूप में फैला दिया, अब उसके वेपर उड़े जा रहे हैं, कपड़ा सूखता जा रहा है, ठीक है। तो वो वेपराइजेशन नहीं है बेटा, वहां पानी उबल नहीं रहा है, ठीक है, वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो इवेपोरेशन है, ठीक है। देखिएगा, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड करते हैं। अब जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सपेरिमेंट 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 के थ्रू बताया, उसी तरह इसको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको बता देता हूं, ताकि बहुत अच्छी तरह से इजीली आपके समझ में आए। देखते हैं बेटा, टेम्परेचर, अगर गर्मी का महीना है कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो इवेपोरेशन घटता है। तो इसका मतलब इवेपोरेशन को टेम्परेचर इफेक्टेड करता है, सिंपल सी बात है,
सरफेस एरिया। अब देखो ये कपड़े यहां पड़े हुए हैं और ये कपड़े फैलाए हुए हैं, अगर दोनों को धूप में छोड़ दिया जाए तो कौन पहले सूखेगा? आप कहोगे सर जो फैलाया हुआ कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है, ज्यादा एरिया पर धूप लग रही है, इसलिए वो जल्दी सूख जाएगा, ये जल्दी नहीं सूखेगा। ठीक है, इसका मतलब इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, विंड स्पीड। अब कहोगे सर ह्यूमिडिटी क्यों नहीं बताया आपने? बिल्कुल बताता हूं बेटा, उसका रिलेशन उल्टा है इसलिए मैंने अभी नहीं बताया, पहले ये देख लो। अगर मान लो कभी क्लाउडी डे है, अपने कपड़ा फैला दिया है, तो आप देखोगे कपड़ा फिर भी हवा में भी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड भी रहेगा ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा। अब इतना भी ज्यादा विंड स्पीड में कपड़े को मत डाल देना कि कपड़ा ही ना मिले, है ना, दूसरे के छत में मिले, दूसरे की गली में जाके कहीं मिले। ठीक है, तो ये नहीं करना है। मतलब विंड स्पीड भी इवेपोरेशन को इफेक्टेड करता है। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी भी इफेक्टेड करता है। कैसे बेटा? तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, बिल्कुल मैथ्स वाला रेसिप्रोकल वाला हाल। इसीलिए मैं सबसे बाद में इसको बता रहा हूं। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं ना, वो ह्यूमिडिटी होता है बेटा। ठीक है, तो अगर पहले से ही वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है, ढेर सारा भरा हुआ है, तो आपके कपड़े से वेपर जाएगा कहां? कपड़े को आपने सूखने के लिए दे दिया, उसका वेपर रिलीज हो रहा है, तो बेटा जब पहले से ही चारों तरफ वेपर 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 भरा हुआ है, स्पेस मिलेगा तब ना हो जाएगा। इसीलिए कपड़े को सूखने में समय लग जाता है, इवेपोरेशन होने में समय लग जाता है। तो ह्यूमिडिटी के लिए ये बिल्कुल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रखता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, तो चारों बातें समझ में आ गई। टेम्परेचर भी इवेपोरेशन को इफेक्टेड करेगा, सरफेस एरिया भी इफेक्टेड करेगा, ह्यूमिडिटी भी करेगा, विंड स्पीड भी करेगा। तो ये चारों फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टेड करते हैं। अब क्वेश्चन है इवेपोरेशन व्हाई? ठीक है, देखते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, एंड नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, चाहे तेजी से मूव करे चाहे धीरे से मूव करे, मूव तो करता ही है। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. सिंपल सी बात है। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया जाए, उस टेम्परेचर पर अगर पार्टिकल का स्पीड देखा जाए, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, ऑब्वियसली तीनों का स्पीड अलग अलग है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्पीड होगा। पार्टिकल अरेंजमेंट अलग अलग है तो ऑब्वियसली स्पीड भी अलग अलग होगा। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. जैसे नदी वाला मैंने बताया, धूप लग रही है तो ऊपर का पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है, उसका कोहेसिव फोर्स ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बड़ा आराम से वो जो है वेपर बन के उड़ गया, और क्या। ठीक है, दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बेटा तो वो इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, और भी कुछ अच्छी बातें थी तो मैंने आपको जो है बता देना सही समझा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तीनों स्टेट ऑफ मैटर अवेलेबल हो, ठीक है, तो उसके पार्टिकल के स्पीड अलग अलग होंगे, उसके काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होंगे। ठीक है, और इवेपोरेशन मोस्टली जो है सरफेस से होता है बेटा। मान लो नदी का जो वाटर का सरफेस है, सबसे ऊपर वाला जो सरफेस जिसको कहते हो, ठीक है, वो गर्म होता है, पहले गर्म होता है, पूरा का पूरा पानी खौलने तो नहीं लगता है। ठीक है, तो सरफेस के वाटर
आराम से जो है इवेपोरेट होके निकल जाते हैं। तो इवेपोरेशन को बेटा सरफेस फेनोमेना भी कहा जाता है। आप ये नदी के पानी में देख लो, खुद ही किसी टब में पानी लेकर के छत पे रख करके धूप में देख लो, ठीक है, सरफेस के वाटर जो है वो आराम से वेपर बन के निकलते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके कोहेसिव फोर्स ब्रेक करते हैं बेटा वेपर बन के निकल जाते हैं। सिंपल सी बात है। अगले नंबर में चले आओ, वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या करो, ठीक है, वही बातें यहां लिखी हुई है तो इस पर बाद में आते हैं, पहले देख लो। आप एक ग्लास ले लो, ग्लास में कुछ पानी ले लो और पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दो, आइस क्यूब्स डाल दो। आप क्या देखोगे बेटा, आप क्या देखोगे कि इस ग्लास के ऊपर आप देख रहे हो ना छोटी 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 पानी की बूंदें, वो आपको नजर आने लगेगी, छोटी छोटी पानी की बूंदें नजर आने लगेगी। तो ऐसा क्यों हो गया? क्या ये पानी की बूंदें ग्लास को तोड़ के बाहर आ गई? आप कहोगे नो सर, एयर में जो वाटर वेपर था ना, एयर में जो वाटर वेपर था ना, चूंकि ग्लास में हमने बर्फ रखा, उसके सराउंडिंग का जितना भी टेम्परेचर था वो धीरे धीरे डाउन हो गया और वेपर कंडेंस होकर के ये इस पर आकर के जम गई, जो ये प्रूव करता है कि एयर में वाटर वेपर होता है। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? मान लो ice cold water हमने इसमें रखा हुआ है, या बर्फ के कुछ क्यूब्स डाल दिए हमने, ऑटोमेटिकली आइस कोल्ड हो गया। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक बर्तन में आइस कोल्ड वाटर ले लो। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। टम्बलर के ऊपर आपको जो है वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जाएगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो भी वाटर वेपर इसके चारों तरफ था, हवा में जो वाटर वेपर इसके चारों तरफ था, जब वो इस आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आया, लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे अगल बगल जो भी वाटर वेपर था, ठीक है, अगल बगल जो भी वाटर वेपर था उसने धीरे धीरे एनर्जी लूज किया। ठीक है, और वो आराम से जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया मतलब धीरे धीरे कंडेंस हो गया, धीरे धीरे कंडेंस हो गया और हमको यहां वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखने लगा। तो बेटा यहां मामला यह है कि एयर में वाटर वेपर था तो ना कंडेंस हो गया। इसका मतलब यह प्रूव होता है कि एयर में वाटर वेपर होता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को ठंडा कर दिया जाए तो सारे के सारे वाटर वेपर अपना एनर्जी लूज करेंगे, कंडेंस होंगे और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देंगे। मतलब एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ठीक है, लिक्विड्स गेट कन्वर्टेड इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी in the form of latent heat of vaporization. They absorb this energy or heat from the surrounding, so they cause cooling. ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि किसी कूलर के सामने हो और वो कूलर जो है हवा फेंक रहा है, तो धीरे धीरे आपको ठंडक महसूस हो रही है। क्यों ठंडक महसूस हो रही है बेटा? क्योंकि आपके बॉडी का लेटेंट हीट धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अपने हाथ में बर्फ रख लिया तो बर्फ आपको ठंडा क्यों लगता है? बर्फ तो पिघल रहा है, लेकिन आपके हाथ का लेटेंट हीट डाउन हो रहा है, वो आपके हाथ के लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो चाहे कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, जो आपके बॉडी से या किसी भी एरिया के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, खुद चाहे वो मेल्ट कर जाए, इवेपोरेट कर जाए, जो भी कर जाए,
अगर वो उस एरिया के लेटेंट हीट को डाउन कर रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली वो आपको ठंडक प्रदान करेगा, ठंडक जो है आपको महसूस करवाएगा। ठीक है, तो लिक्विड खुद तो कन्वर्ट हो जाती है गैस में, क्योंकि सराउंडिंग के लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके उस एरिया को कूलिंग प्रोवाइड कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि लिक्विड जो है उससे कूलिंग ऑब्टेन किया जा सकता है। या किसी भी मैटर से कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं आपके लिए, आप आराम से बता ही सकते हो। ठीक है, जो भी लेटेंट हीट को डाउन करेगा, ठीक है, वो आपके लिए ठंडक प्रदान करेगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब देखो बेटा, इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या अंतर है। ठीक है, या इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, कभी कभी ये भी पूछ देता है, दोनों में क्या अंतर है। तो इवेपोरेशन आपको पता है किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। लेकिन किसी भी टेम्परेचर मतलब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है, या लिख भी दीजिएगा। इट काउजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे हो गया। लिक्विड ने लेटेंट हीट, अभी तुरंत मैंने बताया, लिक्विड ने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमारे बॉडी का लेटेंट हीट तो कम हो गया, तो हमको तो बेटा ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो इट काउजेज कूलिंग। क्या बॉइलिंग भी कूलिंग प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उबलता हुआ पानी अगर आपके हाथ पर दे दिया जाए तो ठंडा नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो आप उस बॉइलिंग वाटर, अगर हाथ पे बॉइलिंग वाटर दे दिया जाए, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, आपका कम है। आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है और उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो वहां से लेटेंट हीट बॉडी एब्जॉर्ब करेगा ना। हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो वो बॉइलिंग वाटर आपके बॉडी को लेटेंट हीट देगा, आपके बॉडी से लेटेंट हीट लेगा नहीं। तो जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तब ना ठंडा लगेगा, प्रोवाइड करेगा तब तो गर्म लगेगा बेटा। और गर्म क्या लगेगा? जला देगा जिस एरिया में बॉइलिंग वाटर आता है, बॉइलिंग वाटर दे दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, इवेपोरेशन कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। इट इज अ सरफेस फेनोमेना, मैंने बता ही दिया कि सरफेस से शुरू होता है इवेपोरेशन, तो सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, इट इज बल्क फेनोमेना, क्योंकि ये जब पानी उबलता है ना बेटा, बॉइलिंग जब होता है, तो आपने देखा होगा कि उबल उबल करके, गर्म हो करके पूरा का पूरा वाटर जो है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो ड्रॉपलेट है, वो गर्म हो करके ऊपर आता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे लिक्विड से ये फेनोमेना हो रही होती है, लिक्विड में ये फेनोमेना हो रही होती है, इसलिए इसको बेटा बल्क फेनोमेना कहते हैं। इट इज अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, ये बेचारा चुपचाप होता है। ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, कपड़ा फैला दो, सूख रहा है, नदी से पानी उड़ रहा है, उड़ने दो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बॉइलिंग हो रहा है तो इट इज अ फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। ठीक है, फास्ट भी है और बड़ा जो है, बड़ा वायलेंटली होता है, बड़ा जो है तेजी से होता है। ठीक है, आवाज कर करके होता है। ठीक है, आप बॉइलिंग की आवाज भी सुन सकते हो। ठीक है, तो ये स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस माना जाता है। और बॉइलिंग या वेपराइजेशन, चूंकि वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही ना होता है बेटा। ठीक है, इसीलिए बॉइलिंग से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इवेपोरेशन या बॉइलिंग, कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी इवेपोरेशन वेपराइजेशन पूछ दिया जाता है, तो आप सेम आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, चलिए बेटा अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। योर वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज ऑलरेडी फिनिश्ड। अच्छी तरह से पढ़िए, जम के पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।